हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और यूनिट 7 हमने आरंभ किया है, कल से इसको पढ़ना शुरू किया है, जो कि एक कहानी जो हमारे यूनिट 10 यूनिट्स में लगी हुई है, तो वो यूनिट 7 में कहानी है। और इसमें सबसे पहली कहानी हम पढ़ेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है, और इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कहानी का सारांश, प्रमुख पंक्तियाँ, उनके पात्र के नाम, उनके और भी उनकी क्या विशेषताएं हैं कहानी में, अगर कुछ खास बात है तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेखक का नाम है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। मेन नाम इनका राजेंद्र बाला घोष है, लेकिन इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इसका प्रकाशन जो है वो सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसको निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसको कहानी उन्होंने नहीं माना था, उन लोगों ने इसको एक निबंध माना था, लेकिन इसको बाद में कहा गया कि ये पत्रात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है। और बहुदेव पांडे इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। भले ये छोटी सी कहानी है, ये इसमें लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये कहानी है या निबंध है, लेकिन बहुदेव पांडे जो है वो इसको पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं, और ये कथन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बस दो ही पात्र है। जाहिर सी बात है कि ये पत्रात्मक शैली में है, तो एक पत्र लिखेगा और जिसको पत्र लिखा जा रहा है, तो बस ये दो पात्र ही हैं, और वो पहली लेखिका है, और ये चंद्रदेव चंद्रदेव को उन्होंने पत्र लिखा है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। ये कहानी कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो इसमें मैंने जो भी पंक्तियां हैं उसको कवर कर लिया है। तो ये प्रमुख पंक्तियां हम देखते हैं। लेखिका लिखती है, भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब प्रलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। इसमें लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर थे, लॉर्ड जिनकी उपाधि थी। तो इसको ये लेखिका ने क्या कहा है, इनको भारत प्रभु, लॉर्ड कर्जन को कहा है भारत प्रभु की संज्ञा दी है, उनके पास भेज दे। क्या भेज दे? एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। यदि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णागतो नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी कि वो चंद्रमा से कहती हैं कि ये जो अंग्रेज है ये केवल गौरांग यानी गोरी जाति को ही नौकरी देते हैं। तो आप भी तो गोरे हैं, सुंदर हैं, तो आपको यही करे कि ये आपको जरूर नौकरी देगी, क्योंकि आप कृष्णागत तो नहीं है जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। एक एक पंक्ति में आपको एक उस समय की जो परिस्थितियां हैं, तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं अंग्रेजों का और भारतीयों के बीच का, तो वो इन्होंने इस कहानी में लिखा है। विश्वास करती हैं कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेवा नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देते, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन में ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को
उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। लेखिका ऐसा मानती है कि शायद आपके पास चश्मा नहीं हो, या आप बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी कम पड़ गई होगी, शायद इसलिए आप इतनी दूर से हम धरतीवासियों को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए वो पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित करती है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। ये यहाँ पर इन्होंने स्त्रियों की दशा के बारे में कहा है कि वैदिक काल में हमारी स्त्रियां किस तरह थी, जिनको व्योमवासिनी यानी कि उनकी स्थिति वैदिक काल में इतनी अच्छी थी, जो कि अंग्रेजों के काल में उनकी कितनी दयनीय स्थिति हो गई है स्त्रियों की, इस पर उन्होंने ये लिखा है। और देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का भी वर्णन किया है। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत को वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, परंतु आपके वंशधरों में जो दो चार राजा वंशधर, यानी कि जैसे कहा जाता था ना सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा, तो उनकी ही यहाँ पर उनके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है कि आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी जानकारी भी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। ये जिस समय लिखा गया था उस समय देश हमारा औपनिवेशिक काल चल रहा था, अंग्रेजों का शासन काल था, राजा महाराजाओं का काल था। तो वो यही बतलाना चाह रही है अपनी पत्र के माध्यम से कि किस तरह से जो अंग्रेज थे वो राजा महाराजाओं को भी अपने ही उंगली पर नचाते थे और अपने अनुसार ही काम करवाते थे, और वो राजा जनता की जरा भी कदर नहीं करते थे। हरिपदोद्वा त्रैलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। यहाँ गंगा पर बन रहे हैं। यहाँ ये गंगा को हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी का नाम दिया गया है। गंगा को त्रैलोक्य पावनी सुरसरी। तो यहाँ पर गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना करती हुई लेखिका नजर आ रही है। यहाँ पर कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ये प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया जा रहा है कि किस तरह से कलकत्ता को मशीनों का शहर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये 1904 में लिखी गई कहानी है, और उस समय अंग्रेजों के समय में कलकत्ता ही जो था वो राजधानी थी। दिल्ली तो 1911 में बनी है, उस समय कलकत्ता ही राजधानी थी। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कलकत्ता को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी जान पड़ती है। तो ये प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया था। पूरा प्रकृति मतलब वहाँ पर मशीनीकरण हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो उसी पर इन्होंने व्यंग्य किया है। अब यहाँ पर ये अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग करती हैं। कहती हैं, भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ
दंड विधि यानी कि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। ये चंद्रदेव को पत्र लिखते हुए धन्वंतरी महाशय को फैमिली डॉक्टर कहकर संबोधित कर रही है, और चित्रगुप्त जी महाराज को चीफ जस्टिस। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाए कि किसको क्या कह के लेखिका ने संबोधित किया है। तो ये एक तरह से अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है, क्योंकि उस समय प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिससे कि निपटने में अंग्रेज शासन पूरी तरह से नाकाम रही थी। और इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं, विशेष रूप से क्या है ये बताया मैंने। यहाँ देखिए, ये उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन सभी परिस्थितियों को, खासकर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से दिखा दिया था। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। रंग भेद और पक्षपात का चित्रण किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता, या मतलब कोई भी उपयोगिता किस तरह से उसका गलत उपयोग किया जा रहा है मिशन का, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, और ये लेखिका ने बताया है। इसके अलावा है कि उच्च शिक्षित वर्ग में काठ के, उनको जो उच्च शिक्षित वर्ग यानी कि राजाओं की तुलना उन्होंने काठ के पुतलों से की है, कि वो सिर्फ ऐसे हैं कि कठपुतली की भांति हैं, और अंग्रेज सरकार उन्हें जैसे नचाती है वो वैसे ही नाचते हैं, अपनी आंख कान नहीं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से की है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है, मसलन कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया है उन्होंने इसमें। तो ये है हमारी कहानी, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, यह चंद्रदेव से मेरी बात है कहानी की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहली पंक्ति है, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। दूसरी पंक्ति है, भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघ माला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। सी है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। इसमें आपको बताना है, इसको क्रम से लगाना है इन चारों पंक्तियों का। तो बताइए कि इन चारों पंक्तियों का क्रम क्या होगा। इसका सही उत्तर जो है वो 4 होगा। ये जिस क्रम में लिखा हुआ है इसी क्रम में ये कहानी में भी आया है, तो इसका सही उत्तर 4 होगा। ये भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किस पुस्तक में माना है। ये देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है, लेकिन ये किस पुस्तक में माना है। ये आपका है नारी मुक्ति की संघर्ष। ये नारी मुक्ति की संघर्ष पुस्तक में इन्होंने ऐसा माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस महामारी का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें हैजा, प्लेग, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो इसमें प्लेग का जिक्र हुआ है, प्लेग महामारी का जिक्र हुआ है। देखिए, इस किस तरह का ये सब प्रश्न मैंने आपको सिर्फ एक
उदाहरण के लिए रखा है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये सब प्रश्न जो है ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें, इस पे हो सकता है कि पढ़ते समय आपका ध्यान ना जाए, लेकिन ये सब प्रश्न अगर आप खुद से भी इस तरह के और भी प्रश्न उस कहानी से निकालेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 10-12 प्रश्न इसी तरह से निकाले हैं छोटे छोटे। चंद्रदेव से मेरी बात है कहानी में किस शहर का जिक्र है? तो ये इसमें कोलकाता शहर का जिक्र है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि उस समय ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय भारत की राजधानी क्या थी? तो उस समय भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता हम आज बोलते हैं, लेकिन उस समय कलकत्ता या कलकत्ते बोला जाता था। कलकत्ता। और वहाँ पे मतलब उन लोगों ने उसका औद्योगिकरण करना शुरू किया था, मशीनीकरण करना शुरू किया था कलकत्ता। तो उस पर भी इस कहानी में जो है व्यंग्य किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? तो भवदेव पांडे ने माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। इस कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? तो ये लक्ष्मी सागर वैष्णवी का कथन है। ये देखिए, ये दोनों आपको कथन एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। इस चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को एक निबंध किसने माना है? लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने। और पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? भवदेव पांडे ने। तो ये आप ध्यान में रखिएगा जरूर से। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड कर्जन पे व्यंग्य किया गया है। और उस समय के वो कौन था? वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के विषय में सही कथन बताना आपको। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1903 है। प्रस्तुत कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। इसमें लॉर्ड रिपन की प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप से कही हुई बातों का वर्णन है। इस कहानी के केंद्र में अर्थनीति एवं राजनीति है। तो इसमें देखिए, ये जो डी है ये तो पूरी तरह से गलत है, डी नहीं कहा गया है। तो बी सी ई इसका सही उत्तर होगा, बी सी और ई। ए भी गलत हो जाएगा, इसलिए कि 1903 नहीं, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1904। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन किसका है? यह नहीं, भवदेव पांडे का ये कथन नहीं होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये कथन किसका है आप बताइएगा इसमें। यह देवी शंकर अवस्थी का कथन है। ये देवी शंकर अवस्थी का ये कथन है। इस कहानी का सर्वप्रथम किस वर्ष ये कहानी प्रकाशित हुई थी? तो 1904 में। ये सही उत्तर है इसका। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट जो है वो अगला कहानी मैं आपको बताऊंगी, धुलाई वाली कहानी। उस पर हम इसी तरह से चर्चा करेंगे। और अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और आप क्या सुधार चाहते हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि अभी ये मेरा चैनल नया है तो इसमें बहुत सारे, मुझे पता है कि बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। तो जो भी कमियां हो आप एक स्टूडेंट के रूप में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, धन्यवाद।